नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है क्लास 9 की हिस्ट्री चैप्टर 2 के ऊपर, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के ऊपर। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से पूरा वीडियो मैं आपको लिंक अवेलेबल करवा दूँगा। देखो क्या होता है कि जब हमने पहले वीडियो में देखा था कि यूरोप जो फ्रांस है वहाँ पर क्रांति होने लग जाती है और वहाँ से किस तरीके से चेंजेज आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोप में किस तरीके से समाजवाद आता है और बाद में रूस की क्रांति होती है। तो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है सामाजिक परिवर्तन का युग। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता तथा समानता के जो विचार थे वो पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति से हमें स्वतंत्रता तथा समानता वाले जो विचार है वो देखने को मिले, उससे फ्रांस की क्रांति से ये विचार निकले। देखो 18वीं शताब्दी के पहले, हालांकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, लेकिन एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको कि 18वीं शताब्दी के पहले जो फ्रांस का समाज था वो किस प्रकार बटा हुआ था। 18वीं शताब्दी के पहले जो फ्रांस का समाज था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। ये 3 एस्टेट में ये डिवाइड था। अब जो प्रथम और द्वितीय एस्टेट है उसको ही ज़्यादातर अधिकार मिले हुए थे। आर्थिक और सामाजिक जो नियंत्रण था इन दोनों के पास था। पहले और दूसरे एस्टेट के पास ही आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित जो ज़्यादातर पैसे इन्हीं लोगों के पास थे, और सामाजिक नियंत्रण मतलब जो समाज में जो ज़्यादातर बड़ी पोजीशन हुआ करती थी वो इन लोगों के पास ही थी। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि फ्रांस की क्रांति जो होती है ना, उसके बाद जो स्थितियां हैं वो बदलने लग जाएगी। जैसे फ्रांस की क्रांति होती है तो पूरे यूरोप की स्थितियां बदलने लग जाती है, क्योंकि फ्रांस में कोई भी राजनीतिक घटना या कोई भी घटना होती थी तो उसका असर पूरे फ्रांस पे पड़ता था। तो फ्रांस के बाद फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके बाद क्या हो जाता है, स्थितियां बदलने लग जाती है। भारत में भी फ्रांसीसी क्रांति के महत्व के बारे में जो राजा राम मोहन राय थे और जो डिरेजियो थे उनके द्वारा मैं बताया गया कि फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व है। ये मैं आपको एक चित्र बना रहा हूँ दोनों के, डिरेजियो एवं जो राजा राम मोहन राय हैं दोनों का मैं आपको चित्र बना रहा हूँ। ये राजा राम मोहन राय थे और ये डिरेजियो थे। अब देखिए जो यूरोप में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे थे, हालांकि सभी लोग एक मत नहीं थे कि सभी समाजवाद को मान रहे थे। मेनली जो यूरोप था ना उसमें 3 विचारधाराएं चल रही थी। 3 विचारधाराएं देखने को अपने को मिल रही थी। कौन कौन सी विचारधाराएं थी देखिए। एक तो रूढ़िवादी, परिवर्तनवादी या रेडिकल, आमूल परिवर्तनवादी या रेडिकल भी इसे कहा जाता है, और एक था उदारवादी। ध्यान रखना 3 विचारधाराएं थी, रूढ़िवादी, आमूल परिवर्तनवादी या रेडिकल, एक था उदारवादी। उदारवादियों को लिबरल्स भी हम लोग कहते हैं। तो मेनली ये 3 विचारधाराएं चल रही थी। इन तीनों विचारधाराओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि उदारवादी और जो रेडिकल है उनमें क्या अंतर था, या उदारवादी जो रूढ़िवादी है उनमें क्या अंतर था। तो ये बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले अपन उदारवादी देखने वाले हैं। उदारवादी लोग कौन होते थे? ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा देश बने, एक ऐसा राष्ट्र बने जहाँ सभी धर्मों के लोग बराबरी से रहे, मतलब उनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं हो। एक ऐसे देश की ये मांग करते हैं। अरे ये बात समझ में, एक ऐसा देश बने जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहे। ये लोग वंशवाद के भी खिलाफ थे। ये मानते थे कि राजा के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। वंशवाद के खिलाफ थे, राजा के खिलाफ थे ये लोग, ठीक है ना, मतलब राजा के वंशवाद के खिलाफ थे ये लोग। अब ये और क्या चाहते थे कि जो राजा के पास अनियंत्रित शक्ति है उस पर भी किसी न किसी का नियंत्रण हो। अनियंत्रित शक्ति के ये लोग विरुद्ध थे। अरे ये बात समझ में। अब देखो ये लोग क्या चाहते थे कि व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए, लोगों के व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। और इनका ये क्या मानते थे कि राज्य के या सरकार के द्वारा इनके जो अधिकार है, जो व्यक्तिगत अधिकार है, उनकी रक्षा सरकार या राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। तथा ये लोग क्या चाहते थे कि एक चुनी हुई सरकार हो जो राजा के ऊपर कंट्रोल रखे, और इस पर शासन राजा या शासक तथा अधिकारी या अफसरों के प्रभाव से ये मुक्त हो, तथा साथ ही न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन चले। ये कौन चाहते थे? ये उदारवादी लोग चाहते थे। हालांकि जो उदारवादी लोग थे ना, ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। लोकतंत्र में क्या होता है, सभी
जो वयस्क पुरुष होते हैं उनको अपना लीडर चुनने का अधिकार होते हैं, ठीक है ना, सभी को। लेकिन ये क्या चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं हो, सार्वभौमिक मताधिकार के ये पक्ष में नहीं थे। ये चाहते थे कि केवल पैसे वाले जो लोग हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिले। ये आगे बात समझ में आपको। अब देखो, रेडिकल या आमूल परिवर्तनवादी, ये लोग क्या चाहते थे। देखो, ये लोग चाहते थे कि देश में जनसंख्या के बहुमत के आधार पर सरकार हो, ठीक है ना। जनसंख्या में बहुमत जिनका हो उनकी क्या होना चाहिए, सरकार हो। अब ये चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हो, महिलाओं के वोट देने के पक्ष में ये लोग थे। और ये बात समझ में। अब देखो, ये लोग जमींदार तथा जो उद्योगपति हुआ करते थे उनके खिलाफ है। जमींदार तथा उद्योगपतियों के विशेषाधिकार जो थे उनके ये लोग खिलाफ थे। ये लोग संपत्ति के विरोधी नहीं थे, व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन ये लोग चाहते थे कि जो संपत्ति है वो केवल कुछ लोगों के हाथ में ही नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात हो। आगे देखो, इसके बाद हम देखने वाले हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कौन थे। ये रेडिकल और जो उदारवादी थे दोनों से अलग थे। रूढ़िवादी, रेडिकल और जो उदारवादी थे इनके विचार दोनों से अलग थे, ये दोनों के विरोधी थे। रूढ़िवादी या कट्टरवादी जिसे अपन कहते हैं, ये लोग समाज में परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये लोग चाहते थे कि समाज में परिवर्तन वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रांस की जैसे ही क्रांति हुई, इनके बाद इन्होंने स्वीकार किया कि जो क्रांति है जो बदलाव है समाज में वो होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हो जाए। और ये लोग चाहते थे कि जो अपना अतीत है ना उसको भी मतलब अपने को संभाल के रखना है। अतीत अपना बहुत ही गौरवशाली होता है, इस कारण ये अतीत पर भी विश्वास करते थे। कौन लोग, रूढ़िवादी। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, उदारवादी, रूढ़िवादी, आमूल परिवर्तनवादी या रेडिकल, तीनों बता दिए। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है इनमें अंतर कीजिए, तो आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखने हैं, पूरे पॉइंट आपको याद रखने हैं और ऐसे कैसे ही बना के लिख देना है। अब देखो, जो फ्रांस की क्रांति के बाद जो राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ हमें सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। फ्रांस की क्रांति से राजनीतिक परिवर्तन तो हुआ, राजा के स्थान पे कौन आया, हाँ, पब्लिक का शासन आने लग जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कौन सा बदलाव भी देखने को मिलता है, सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलता है। अब देखिए, अगला पॉइंट होने वाला है अपना औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। देखो, राजनीतिक परिवर्तन के साथ हमने देखा सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी आने लग गए। राजा की जगह कौन आ गए, अब पब्लिक लोग शासन करने लग जाते हैं। एक चुनी हुई संसद बिठा दी गई थी उनके साथ। साथ ही क्या होता है कि पहले जो मशीनों जो हाथों से काम होते थे, अब औद्योगिकरण भी स्टार्ट हो गया था, तो मशीनों से काम हुआ जाने लगा। अब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो जाती है यूरोप में, ब्रिटेन में सबसे पहले। अब जैसे ही ये ब्रिटेन में हुई तो सारे जगह पे फैलने लग जाती है। ब्रिटेन के बाद ये जो औद्योगिक क्रांति है वो पूरे यूरोप में फैल जाती है। अब औद्योगिक क्रांति से क्या होता है कि नए नए उद्योगों की स्थापना होने लग जाती है। अब जहाँ पर उद्योग बन रहे थे वहाँ पर नए नए नगर भी स्टैब्लिश हो रहे थे, बस रहे थे। साथ ही जो रेलवे का विकास हुआ ना, रेल के विकास से जो गति है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी इन उद्योगों की वजह से जो महिलाएँ थी, जो पुरुष थे, जो बच्चे थे, वो सभी कारखानों में जाने लग जाते हैं मजदूरी करने के लिए। अब यहाँ क्या होता था कि काम करने के घंटे तो ज़्यादा होते थे और उनकी जो मजदूरी थी, उनकी जो सैलरी थी वो कम हुआ करती थी। काम करने के घंटे ज़्यादा थे लेकिन जो मजदूरी और जो होती थी वो बहुत ही कम होती थी। अब बेरोजगारी तो यहाँ पर आम बात थी। जो शहर थे या जो शहर थे ना, वहाँ पे बेरोजगारी तो आम बात थी, लेकिन बेरोजगारी तब और ज़्यादा बढ़ जाती थी जब उद्योगों में बनी जो वस्तुएं हैं उनकी मांग कम हो जाती थी। क्योंकि मांग कम होते ही क्या करते थे, उत्पादन कम कर देते थे उद्योग वाले, और जैसे ही उत्पादन कम होगा तो फिर क्या होगा, वो मजदूरों को नौकरी से निकालने लग जाते हैं। अब इसके साथ साथ लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण साफ सफाई भी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। जैसे ही साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, गंदगी वहाँ पर फैलनी थी। और जो ज़्यादातर उद्योग धंधे थे ना, वो किसके पास थे, उदारवादी तथा रेडिकल लोगों के पास ज़्यादा उद्योग धंधे थे। अब ये लोग क्या चाहते थे कि जो लोग हैं उनको जन्मजात अधिकारों के खिलाफ थे। ये लोग जन्मजात अधिकारों के खिलाफ थे। ये इनका मानना था कि श्रम और व्यक्तिगत परिश्रम में ये लोग विश्वास करते थे, इन्हीं की जीत होना चाहिए। श्रम को ज़्यादा मानते थे और व्यक्तिगत परिश्रम पर ये क्या करते थे, विश्वास किया करते थे। कौन लोग, रेडिकल और उदारवादी लोग।
अब ये क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, साथ ही जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार भी प्रोवाइड करवाया जाए, गरीब लोगों को रोज़गार भी दिया जाना चाहिए। और जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास पैसा है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने दिया जाए। मतलब जिन लोगों के पास पैसा है ना उन्हें बिना किसी रोक टोक के काम करने दिया जाए। और जो भी लोग सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में हैं वो सब एक साथ आ जाए। अब क्या होता है कि 1815 में यूरोप में जो सरकार बनी थी, हमने देखा ना, नेपोलियन हार जाता है वोटरलू के वॉर में, फिर 1815 में एक वियना में एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर जिस तरीके से वापस से सरकारें बनी थी। अब ये रेडिकल और उदारवादी तथा राष्ट्रवादी लोग इनको हटाने के पक्ष में, क्रांति करने के पक्ष में आ जाते हैं सारे, उदारवादी, राष्ट्रवादी और रेडिकल लोग। फ्रांस, इटली, रूस, जर्मनी में तो ये लोग राजा को हटाकर राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास करने लग जाते हैं। फ्रांस, इटली, रूस तथा जो जर्मनी होता है वहाँ पर राजा को हटाकर ये राष्ट्रवादी एक नया देश बनाने का प्रयास करने लग जाते हैं। अब देखो यूरोप में किस प्रकार से समाजवाद आता है। यूरोप में समाजवाद का आना, देखो समाजवादी जो होते थे, कौन होते थे? समाजवादी का मतलब है कि ये जो लोग हैं ये निजी संपत्ति के जो स्वामित्व है उसको नहीं मानते थे। मतलब निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए लोगों के पास। इनका मानना था कि सारी जो समस्या है वो उनकी मूल जड़ी निजी संपत्ति है, अतः ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी थे। इन लोगों का मानना था कि संपत्ति पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए संपत्ति पर, पूरे समाज या कम्युनिटी का अधिकार होना चाहिए। समाजवाद का मेनली जो आइडिया है ना, यही समाजवाद है कि एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। अब क्या होगा, इनका मानना था कि पैसे वाला तो केवल स्वयं का फ़ायदा देखता है, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचता। क्या मानते थे कि पैसा वाला केवल खुद का फ़ायदा देखता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। अतः इन लोगों का मानना था कि संपत्ति पर सभी लोगों का अधिकार हो, तभी सामाजिक हितों की रक्षा हो पाएगी। समाजवाद आपको आई थिंक समझ में आ रहा है। समाजवादी मानते थे कि जो पैसे हैं ना, जो उत्पादन के साधन है या जो पैसे हैं ना, उन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, सभी समाज का अधिकार होना चाहिए। जबकि पूंजीपति क्या मानते थे कि इंडिविजुअल अधिकार होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकार भी वो लोग स्वीकार करते थे। अब देखो समाजवादी अब इस व्यवस्था को बदलने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान करते हैं। कौन सी व्यवस्था को? पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के लिए। अब ये एक नया विचार लाते हैं समाज में, कोऑपरेटिव या सामूहिक उद्योग का। ये क्या होता है? कोऑपरेटिव में जो लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो आपस में मिलकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं और बेचने पर जो फायदा होता है उसे आपस में ये लोग बांट लेते हैं। देखो अब कुछ समाजवादियों का क्या मानना था कि सरकार को भी सामूहिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार के द्वारा व्यक्तिगत के स्थान पर सामूहिक उद्योगों पर जोर देना चाहिए। ये क्या मानते थे कि सरकार को सामूहिक उद्योगों की भी स्थापना करनी चाहिए। ये कौन मानते थे? फ्रांस में जो लुई ब्लांक थे वो चाहते थे। अब सबसे बड़ा नाम आता है समाजवादियों में कार्ल मार्क्स का। इनका मानना था कि अगर मजदूरों को अपनी स्थिति में सुधार लाना है ना, तो जो ये पूंजीपति है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, इनको हटाना पड़ेगा। ये क्या मानते थे कि मजदूर उद्योगों में काम करने की वजह से पूंजीपतियों को फ़ायदा होता है। जो पूंजीपति है उनको फ़ायदा किस कारण होता है? क्योंकि जो मजदूर लोग हैं वो उद्योगों में काम करते हैं। अब ये मानते थे कि औद्योगिक समाज ही पूंजीपति समाज है। औद्योगिक समाज है वही क्या है? पूंजीपति समाज है। अब पूंजीपतियों से मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए ये चाहते थे कि संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। कि अगर संपत्ति पर केवल पूंजीपतियों का या उद्योगपतियों का अधिकार होगा तो उनका लगातार ये लोग क्या करते रहेंगे? शोषण करेंगे। कार्ल मार्क्स ने इसे ही साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज कहा। कार्ल मार्क्स ने इसे क्या कहा? साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज इनके द्वारा कहा गया। बहुत बड़ा नाम है कम्युनिस्ट में इस कार्ल मार्क्स का। पूंजीपति तथा मजदूरों की लड़ाई में आखिर में जीत मजदूरी की होगी और कम्युनिस्ट समाजी भविष्य का समाज होगा। ऐसा कौन सोचते थे? कार्ल मार्क्स का ऐसा सोचना था। अब देखो समाजवाद
धीरे धीरे फैलने लग जाता है। अब देखो समाजवाद के समर्थन के लिए कौन लोग आते हैं। देखो 1870 तक जो समाजवाद है ना, समाजवाद की जो विचारधारा है ना, वो पूरे यूरोप में फैल जाती है। पूरे यूरोप में 1870 तक तो ये जो समाजवादी विचारधारा है पूरे यूरोप में फैलने लग जाती है। अब समाजवाद के जो लोग हैं ना, समाजवादी जो लोग हैं, वो आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या करेंगे, आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए एक संस्था स्थापित करते हैं ताकि वो मिल सके। इस संस्था को उनके द्वारा नाम दिया जाता है द्वितीय इंटरनेशनल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। द्वितीय इंटरनेशनल क्या थी, समाजवादी आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए एक संस्था का गठन करते हैं। अब क्या आता है आगे देखिए। इंग्लैंड और जर्मनी के लोग जीवन स्तर और कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अपने अपने संगठन भी बना लेते हैं। जो इंग्लैंड और जर्मनी है वहाँ पर लोग जो मजदूर लोग हैं आपस में क्या कर लेते हैं, जो समाजवादी लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने खुद के संगठन बना लेते हैं ताकि अगर कोई विपरीत परिस्थिति आए तो लोगों के काम आ सके, लोगों की मदद कर सके। ये लोग काम करने के घंटों में कमी और वोट देने के अधिकारों के लिए भी अपनी आवाज़ उठाने लग जाते हैं। ये क्या चाहते थे कि काम करने के घंटों में कमी हो और हमारे को भी वोट देने का अधिकार हो। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे। जो जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उनके इन लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे, इन लोगों के, समाजवादियों के लिए। और जो 1905 में ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन और समाजवादियों ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया, जिसे किस पार्टी के नाम से जाना जाता है, लेबर पार्टी के नाम से इसे जाना जाता है। इसी तरीके से फ्रांस में भी एक पार्टी का गठन किया गया जिसे सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी नामक एक पार्टी बना दी। हालांकि इन लोगों की यूरोप में कहीं पर भी सरकार नहीं बनी। ये जो लोग हैं ना, कौन से समाजवादी जो लोग थे, इनकी कहीं पे भी सरकार नहीं बनी। लेकिन ये जो लोग हैं, बहुत से लोग संसद में चुनाव जीत के गए, ठीक है ना। कौन, समाजवादी लोग, ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये कानून बनाने में भी इन्होंने सहायता की। लेकिन जो दबदबा था वो उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादियों का ही यहाँ पे रहा था। ये एक और जो मैंने पेरिस कम्यून के बारे में बताया गया था, ये एक बार देख लेना आप लोग, क्या थी पेरिस कम्यून। मार्च और मई 1871 के बीच में जन विद्रोह को दर्ज हो गया था, ऐसा एक चित्र बना हुआ था। तो एक बार देख लेना, वैसे ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लेना ये लोग। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी हम इस तरीके से वीडियो बनाते रहे। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैंने फ्रांस की क्रांति का जो वीडियो है वो पहले ही लिंक डाल दिया है, तो वहाँ जाकर उसे पूरा ज़रूर देखिए। थैंक यू।